हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी आप। स्वागत है सभी का सागर प्रशिक्षण संस्थान में। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, है ना। तो हम लोग जो है आईओटी में जो कि ओ लेवल का पेपर नंबर 4 होता है ना। आईओटी डिजाइनर बनने की कोशिश कर रहे हैं और हमने शुरुआत कर दी है। इससे भाई हमने आईओटी की हिस्ट्री जान ली है। आज कुछ जो है ना आईओटी के करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जो कि किसमें भाई डिवाइस और एप्लीकेशन जो होती हैं आईओटी के इकोसिस्टम में, उनमें देखेंगे भाई उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके भाई, चलो चलते हैं फिर। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 किसकी भाई, कनेक्टिविटी की। ओके, चलो भाई सबसे पहले देखेंगे कनेक्टिविटी को। तो कनेक्टिविटी क्या है भाई। कनेक्टिविटी जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भाई, पार्ट है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आईओटी। ओके भाई, क्या भाई बता रहा हूं मैं कनेक्टिविटी के बारे में। सभी डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़े, मतलब कैसे रहने चाहिए, ऑलवेज ऑनलाइन रहने चाहिए, ताकि वे डेटा को भेज सकें और भाई प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ये बात हो गई भाई हमारी। दूसरा, कनेक्टिविटी 24 घंटे यानी 24x7 कनेक्टिविटी आपके लिए क्या चाहिए भाई, इंटरनेट चाहिए। समझे बात को। दूसरा भाई कैसे कि वेरियस कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स में भाई क्या क्या कनेक्टिविटी कैसे करके लोगे, या तो वाईफाई के माध्यम से या फिर ब्लूटूथ, जिगबी, सेल्यूलर नेटवर्क। जैसे कि क्या होते हैं सेल्यूलर नेटवर्क, 4G और 5G। ठीक है। दूसरा भाई कौन सा है, एलपी वैन यानी लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कम बिजली में बहुत दूर तक अपना क्या भाई मैसेज वगैरह भेजना या डेटा आपको ट्रांसफर करना हो। ओके भाई, तो ये बात होगी कनेक्टिविटी की। इसमें वाईफाई आप लोग जानते हैं, ब्लूटूथ का प्रयोग करना जानते हैं, ये कम दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है, 5 से 10 मीटर के अंदर डेटा को शेयर करने के लिए या प्राप्त करने के लिए। ओके भाई, बात करते हैं फिर 2 नंबर सेंसर की। ठीक है, सेंसर्स और एक्चुएटर, ये क्या होते हैं। सेंसर एक प्रकार की भाई डिवाइस होती है। अच्छा, कई प्रकार के सेंसर होते हैं, तो हम बात करेंगे सेंसर के बारे में भी। कई तरीके के सेंसर होते हैं, है ना। धीरे धीरे इनको पढ़ते चलेंगे। ओके भाई, तो देखो सेंसर क्या होते हैं। ये एक डिवाइस होती है जो कि क्या भाई फिजिकल और एनवायरमेंटल, कैसी भाई, फिजिकल और एनवायरमेंटल स्थितियों का पता लगाता है और उनको मापता है। फिजिकल और एनवायरमेंटल क्या क्या, जैसे कि आपका एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। फिजिकल क्या, मोशन, है ना, लाइट, जैसी फिजिकल या एनवायरमेंटल कंडीशन का पता लगाता है और उनको क्या करके के देगा भाई, मीजर करके देता है ना। एक सेंसर है, ये कंटिन्यू क्या करता है भाई, डेटा को पुश करता रहता है कलेक्ट करके। सेंसर का काम ही होता है डेटा का कलेक्शन करना, डेटा का कलेक्शन करना। ओके भाई, चलो बात कर लेते हैं एक्चुएटर की। तो एक्चुएटर में क्या क्या होता है भाई देखो। तो एक्चुएटर की बात करेंगे तो आईओटी में एक्चुएटर जो है फिजिकल थिंग के लिए एक रिमोट कंट्रोल के रूप में वर्क करता है। कैसे भाई वर्क करेगा बताओ। यानी कि वह डिवाइस जो सिग्नल प्राप्त करके, यानी सिग्नल को रिसीव करके उसके फिजिकल एक्शन में बदलता है। समझे बात को। एक्चुएटर फिजिकल थिंग के लिए एक रिमोट कंट्रोल के रूप में वर्क करेगा, जैसे मोटर को एक्टिवेट करने के लिए, बाल्ब को ओपन करने के लिए। ये डिजिटल कमांड के बेस पर रूम के टेम्परेचर को, भाई किसको कमांड देगा, ये एसी के लिए कमांड देगा, कि डिजिटल कमांड देगा कि क्या कर दो, रूम के टेम्परेचर को एडजस्ट कर दो, है ना। इसके लिए किसकी मदद लेनी पड़ेगी भाई, इंटरनेट के माध्यम से ये सिग्नल रिसीव करता है ना। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जो सिग्नल प्राप्त करके क्या करे भाई, भौतिक यानी कि फिजिकल एक्शन करे, यह किसी रिमोट कंट्रोल की तरह भाई काम करता है ना। तो ये बात हो गई। जैसे कि मोटर को चलाना हो गया, रूम का टेम्परेचर बढ़ाना घटाना हो गया। यानी कि सेंसर डेटा भेजता है, एक्चुएटर उस डेटा के आधार पर कार्य करता है। सीधी सीधी सी बात ये है। ओके भाई,
तो इतना समझ आया होगा। अब कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना कि इसमें अगर कुछ डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आगे चला जाए। ओके भाई। चलो आगे देखते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में ही बात आती है इसकी भाई, यूनिक आइडेंटिटी। यानी क्या होनी चाहिए आपके पास? एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। आईओटी में एक स्पेशल आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है ना, जो नेटवर्क के भीतर प्रत्येक आईओटी डिवाइस को रेफर करती है। इस तरीके से भाई करेगी, जैसे कि सेंसर मैं बता चुका हूँ कि डेटा इकट्ठा करेंगे, इंटरनेट डेटा को सर्वर या क्लाउड तक भेजेगा, एक्चुएटर सर्वर से सिग्नल लेकर कोई कार्य करता है, जैसे एसी और रेफ्रिजरेटर ऑन करना। ये चीजें मैं सारी बता चुका हूँ। फिर यूनिक आइडेंटिटी की बात आती है जब, तो यूनिक आइडेंटिटी में हम देखते हैं कि हर डिवाइस की अपनी एक यूनिक पहचान है ना। यह पहचान नेटवर्क के अंदर उस डिवाइस को अलग अलग करने और उसे एड्रेस करने के लिए दी जाती है। समझे भाई बात को? जैसा कि इसमें बताया गया है, यह आइडेंटिफायर यानी डिवाइस को स्पेशल रूप से पहचानने और उसे एड्रेस करने की परमिशन देता है ना। इसका मतलब क्या है कि हर आईओटी डिवाइस का एक अलग आईडी या फिर आईपी एड्रेस होगा, जिसके जरिए वह दूसरी डिवाइस या दूसरे जो सर्वर होंगे उनसे कम्युनिकेट कर पाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, आईओटी को सिस्टम के भीतर कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट की सुविधा इसी से मिलेगी। कि अलग क्या होगा, एक आईपी एड्रेस या फिर उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होगी। वो किससे भाई? इंटरनेट के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर यानी दूसरे आईपी एड्रेस या दूसरे सर्वर से क्या कर सकेगा, कम्युनिकेशन कर सकेगा। ओके, तो इस तरीके की यूनिक आइडेंटिटी। फिर बात आती है डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स की। तो डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स में होता ये है कि डेटा की प्रोसेसिंग किस तरीके से, यानी कि सेंसर और डिवाइस लगातार बहुत सारा डेटा इकट्ठा करते रहते हैं, है ना। जैसे कि तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ट्रैफिक हो गया, लोकेशन हो गया। इस डेटा को समझने और उपयोगी बनाने के लिए उसे प्रोसेस और एनालाइज करने की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे कि भाई कि एनालिटिक कैपेबिलिटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम में इंटरकनेक्टेड डिवाइस द्वारा जनरेटेड डेटा और उसको एनालाइज करने के लिए यूज की जाने वाली वेरियस टेक्निक और टूल्स को रेफर करती है, जैसा कि मैंने कहा अभी, है ना। ये क्षमताएं क्या निकालने के लिए भाई? किसी पैटर्न को पता करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए या प्रतिक्रियाओं को अनुकूलित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे कि विभिन्न टूल का यूज कैसे होगा, विभिन्न तकनीकों का यूज कैसे होगा भाई? ठीक है। डेटा के महत्वपूर्ण जानकारी निकाली जाती है और पैटर्न को समझा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसकी प्रिडिक्शन की जाएगी और सिस्टम को बेहतर ऑप्टिमाइज किया जाएगा। ठीक है। जैसे कि क्या हो कि अगर किसी शहर के आईओटी ट्रैफिक सेंसर लगातार ट्रैफिक डेटा भेजते हैं, तो एनालिटिक सिस्टम क्या करेगा, इस डेटा का एनालिसिस करके बता सकता है कि कौन सा रास्ता सबसे ज्यादा भीड़ वाला है, किस समय ट्रैफिक कम रहता है। अब समझे बात को? ये हो गया। चलो भाई, एनालिटिक कैपेबिलिटीज की हम बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं हम एज कंप्यूटिंग की। एज कंप्यूटिंग में क्या है कि एज कंप्यूटिंग का पर्पस क्या होता है भाई? सेंट्रलाइज क्लाउड सर्वर पर डिपेंड रहने की बजाय डेटा को उस प्रोसेसिंग प्लेस के क्लोज प्रोसेस करने और एनालाइज करने या स्टोर करने की प्रैक्टिस से है। चलो मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ इसका मतलब क्या है एज कंप्यूटिंग का। ठीक है। यानी कि जो डेटा जनरेट हुआ था सेंसर के द्वारा, है ना, डेटा को क्लाउड पर भेजने की बजाय डेटा के पास ही प्रोसेस और उसका एनालाइज कर लिया जाता है। यानी कि डेटा को उस स्थान पर ही प्रोसेस किया जाएगा जहां वह उत्पन्न हुआ, जैसे कि सेंसर या डिवाइस के पास में। समझे बात को? थोड़ा सा दिमाग चला के चलना भाई यहाँ पे। इससे फायदा क्या होगा? अच्छा, डेटा को हम तुरंत प्रोसेस कर लेंगे। जैसे क्या हुआ कि सेंसर ने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, और वहीं पे उसका एनालिसिस कर लिया गया, वहीं उसे स्टोर कर लिया गया, है ना। तो फायदा क्या होगा इससे? इससे फायदा ये होता है भाई कि लैग कम होता है, देरी कम लगती है, स्पीड बढ़ जाती है, बैंडविड्थ की बचत होती है, यानी हर डेटा क्लाउड तक
नहीं भेजा जाता है, सुरक्षा बढ़ जाती है इससे। और भाई डेटा लोकल लेवल पर प्रोसेस होता है कि अब एक जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एक स्मार्ट फैक्ट्री में मशीनों पर सेंसर लगे हैं। कोई एक स्मार्ट फैक्ट्री है, ठीक है, ये इस तरीके का इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे जो है ना एक यहाँ पे मशीन लगी है आपकी, ये सेंसर लगे हैं, ठीक है, ये सेंसर है। सेंसर क्या कर रहे हैं भाई, लगातार डेटा को भेज रहे हैं, कंटिन्यू लगातार डेटा को भेज रहे हैं। एज कंप्यूटिंग डिवाइस इस फैक्ट्री में डेटा को तुरंत विश्लेषण करेगा, उसका तुरंत एनालिसिस करेगा। अगर किसी कोई मशीन ज्यादा गर्म हो रही है तो जो एज कंप्यूटिंग डिवाइस होगी उसे तुरंत अलार्म दे देगी कि इस मशीन को जो है ठंडा किया जाए, है ना। और डेटा क्या होगा भाई, बिना क्लाउड पर भेजे वहां से जवाब आने का तुरंत का तुरंत, जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत मशीन की कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। समझ गए बात को भाई। तो एक प्रकार से ये समझो कि एज कंप्यूटिंग में डेटा को उसी स्थान पर प्रोसेस किया जाता है जहां वह क्या होता है, उत्पन्न होता है, यानी जहां से वो रिलीज होना स्टार्ट होता है, ताकि गति, सुरक्षा और दक्षता बढ़ सके, यानी मोशन में वृद्धि हो सके। और कैसे भाई, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके, और आपकी इफिशियंसी, जो वर्क करने की इफिशियंसी है, उसे बढ़ाया जा सके। ओके भाई, इतनी बात समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ा जाए। ओके, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड इंटरऑपरेटिबिलिटी की। इंटरऑपरेटिबिलिटी में एमक्यूटीटी और सीओएपी की बात की जाएगी इसमें, ठीक है। एमक्यूटीटी क्या होता है पहले तो यही समझ लो। एमक्यूटीटी मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, और सीओएपी कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा आप एक जगह, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं, इंटरऑपरेटिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा। आईओटी में इंटरऑपरेटिबिलिटी क्या करेगा भाई, डिफरेंट डिवाइस सिस्टम्स, ठीक है, जो डिफरेंट डिवाइसेस होंगी, सिस्टम्स होंगे और प्लेटफॉर्म की कम्युनिकेशन करने में, कम्युनिकेशन तो जानते हो ना, बातचीत करने में एक दूसरे से, है ना, डेटा शेयर करने में और रिसीव करने में, डेटा का एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब भाई शेयर करना और रिसीव करना, और उनके मैन्युफैक्चर। प्रोटोकॉल या टेक्नोलॉजी स्टैक की परवाह किए बिना सीमलेसली, यानी बहुत बड़े आराम से, सहजता के साथ, है ना, काम करने की एबिलिटी को रेफर करता है। जैसे कि क्या है इंटरऑपरेटिबिलिटी की, इसमें विभिन्न डिवाइसेस, सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म जो हैं आपस में जुड़े होते हैं और डेटा का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, और कम्युनिकेशन करते हैं। यानी कि ऐसा समझो कि अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग तकनीकें हैं, ठीक है, उनको जो है ना एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जोड़ देते हैं, जिससे जिससे क्या होता है भाई, वो अपना डेटा आसानी से एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं और साथ ही साथ कार्य भी करते रहते हैं, है ना। जैसे कि मान लो एक स्मार्ट बल्ब किस तकनीकी पर चलता है, जिगबी पर, ठीक है, कोई स्मार्ट बल्ब है, ठीक है, उसमें कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, उसमें जिगबी टेक्निक की यूज की जाती है, जिगबी, है ना। दूसरा जैसे कि एक स्मार्ट स्पीकर किस पे चलता है, वाईफाई पर, या इंटरनेट जिसे कहते हैं ना, इंटरनेट से उसे हॉटस्पॉट अपना कनेक्ट करा लेते हैं, तो ये स्मार्ट स्पीकर होते हैं। कुछ ब्लूटूथ से भी चल जाते हैं, समझ रहे हो इस बात को। यानी कि अगर दोनों में इंटर ऑपरेटिबिलिटी है तो आप स्पीकर से वॉइस कमांड देकर क्या कर सकते हैं, बल्ब को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यानी कि इंटरनेट तो दोनों में कनेक्ट है ना, समझे बात को। यानी स्पीकर से आप क्या दे सकते हो, कमांड दे सकते हो, किसके लिए, बल्ब के लिए, कि बल्ब ऑन करना है आपके लिए या फिर ऑफ करना है। समझ गए भाई ये बात। हमने इसके बारे में बता रखा है एमक्यूटीटी और सीओएपी, ठीक है, इसकी मोस्टली क्या भाई फुल फॉर्म ही पूछी जाती है, और ये प्रोटोकॉल है जो क्या आईओटी डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है। जैसे कि तापमान सेंसर जो होता है, टेम्परेचर सेंसर, क्लाउड सर्वर तक डेटा अपना भेजता है, ठीक है भाई। दूसरा सीओएपी में, इसमें क्या भाई, जैसे स्मार्ट होम डिवाइसों में सेंसर और कंट्रोलर के बीच डेटा का एक्सचेंज होता है,
तो ये इसमें CoAP प्रोटोकॉल का यूज होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी M2M यानी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन की। एक मशीन से दूसरी मशीन तक कम्युनिकेशन कैसे होगा। अभी तो डेटा का एक्सचेंज हो रहा था, अब मशीनें बात करेंगी आपस में। देखो भाई किस तरीके से, है ना। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में क्या होगा कि इसमें जो मशीनें या डिवाइसेस आपस में बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, यानी इसमें किसी मानव का हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है, अपने आप डेटा का एक्सचेंज कर लेती हैं। और ये जो है ना, एक IoT का एक फंडामेंटल जो है प्रिंसिपल है। समझे बात को। M2M यानी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन की बात की जाए, क्या है भाई मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन क्या है भाई। इकोसिस्टम में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। यह बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के डिवाइस या मशीन के बीच में डेटा के ऑटोमेटिक एक्सचेंज को रेफर करता है। यानी डेटा कैसे होगा, ऑटोमेटिक एक्सचेंज हो जाएगा एक मशीन से दूसरी मशीन में। ठीक है भाई, किस तरीके से, जैसे कि ये काम कैसे करेगा। सेंसर किसी स्थिति को डिटेक्ट करता है, जैसे कि तापमान का बढ़ना, ठीक है। वह डेटा दूसरी मशीन यानी एक्चुएटर या फिर कंट्रोलर को भेजता है। एक्चुएटर या कंट्रोलर क्या करते हैं भाई, जो सेंसर से हमारा डेटा आया है उसको एनालिसिस करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और दूसरी मशीन के लिए क्या देते हैं भाई, प्री डिफाइंड रूल के अनुसार या एल्गोरिदम के अनुसार, यानी कैसा हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसके अनुसार, ठीक है, वो मशीन एक्शन लेती है। जैसे कि आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपने स्विच दबाया और अपना पंखा ऑन कर लिया, तो आपने तो स्विच ही दबाया था, पंखे के लिए हाथ से थोड़ा ना घुमाया था। तो क्या हुआ भाई, पंखा अपने आप से चलने लगा। समझ गए भाई बात को। ठीक है। दूसरा, जैसे कि एक मान लो स्मार्ट ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस के बारे में जानते ही होगे, है ना। इसमें भी क्या भाई, टेम्परेचर सेंसर तापमान को मापते हैं, अगर तापमान ज्यादा हो जाता है तो वो क्या होता है, स्वचालित रूप से एक्चुएटर को वो डेटा भेज देता है। एक्चुएटर या तो पंखे चालू कर देंगे जो एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगे होते हैं, या फिर पानी का फव्वारा उसमें चालू कर देते हैं, तो टेम्परेचर अपने आप से कम हो जाता है। अच्छा, फिर इसके कुछ फायदे भी होंगे, है ना। तो फायदों की बात कर ली जाए तो प्रक्रिया इसकी तेज होती है, थोड़ी सा फास्ट रिस्पांस मिलता है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में। ऑटोमेशन मतलब चीजें अपने आप से होने लगती हैं, है ना। आपको जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, यानी गर्मी बढ़ेगी तो पंखा अपने आप चल जाएगा। समझे बात को। इसमें एरर बहुत कम होता है, ठीक है, जहाँ ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होगा वहां पे एरर डिटेक्शन बहुत कम रहता है, मतलब एरर होने के चांसेस बहुत कम। फिर क्या भाई, डेटा शेयरिंग भी आसान होती है, रियल टाइम में जानकारी होती है। ठीक है भाई। तो M2M मशीन जो है, जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि मशीनों के बीच बिना मानव के डेटा का आदान प्रदान होना। ठीक है, किस तरीके से होगा भाई, ये सेंसर है, सेंसर से डेटा कहाँ आएगा भाई, एक्चुएटर के पास आएगा। एक्चुएटर क्या करेंगे भाई, उस चीज को या तो ऑन कर देंगे या तो ऑफ कर देंगे। बस, सिंपल ये है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। ओके भाई। तो यहाँ तक अगर किसी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में आके, है ना। बाकी आज के लिए यहीं तक रखेंगे, और हम कल से इसके कुछ पार्ट बचा हुआ भी है उसके लिए कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं भाई अब।